आदाब दोस्तों, मैं हूं महक अंकर और आज की इस महफिल में हम एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनकी कलम में दर्द की मासूमियत है और इश्क का जज्बा भी। आज हमारे साथ में चिराग शर्मा साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है हमारे इस टॉक शो में चिराग जी। सबसे पहले तो मैं जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए। ये बताएं, जो आपका ये ख़ास अंदाज़ है, ये जी बचपन से आप महसूस करते थे कि लिखते लिखते फिर आपका एक अंदाज़ अपने आप जो है वो डेवलप हो गया? हाँ, ये तो खैर सभी के साथ होता है कि वक्त के साथ कुछ तब्दीलियां आती हैं। कुछ चीज़ है जो अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो खराब हो जाती हैं वक्त के साथ। तो मैं तो उस तरह से शायद अपने अंदाज को नहीं पहचान पाता कि किस चीज़ को लोग मेरा अंदाज समझ रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जैसा हूँ वैसा नजर आऊं, उसे फैब्रिकेट ना करूं जहां तक जितना मुमकिन है। और हो सकता है कि ये लोगों को पसंद आता हो। मैं उसके लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। जैसे हैं आप, बहुत लोगों को पसंद है। और आप बहुत जल्द सिंगापुर भी आ रहे हैं, सात जी दिसंबर को। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं सिंगापुर आने के लिए? जी, मैं जाहिर सी बात है, सिंगापुर कभी आया नहीं हूँ आज से पहले, और एक ऐसा मुल्क है जहाँ जाने का ख्वाब हर शख्स देखता है। और शायरों को तो अच्छी चीज़ों से लगाव कुछ ज़्यादा होता है। खूबसूरती के परस्तार शायर कुछ ज़्यादा होते हैं। तो मेरा भी हमेशा से इश्तियाक था सिंगापुर हाजिर होने का। और आप लोगों का, आपकी टीम का, खास तौर पे उदय बजाज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये पहला मौका फराहम किया सिंगापुर हाजिरी का। और मुझे भी इंतज़ार है आप सबसे रूबरू मुलाकात करने का। जी, बिल्कुल। हम सब भी बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं यहाँ पर। आपकी शायरी में एक तरीके की जो है वो उदासी जो है वो झलकती है, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। उर्दू पॉइंट पर भी बहुत सारी शेर, गज़लें ऐसी हैं जो दर्द, अकेलापन, प्यार की खामोशी, इन सब चीज़ों को बयां करती है आपकी जो शायरी है। जैसे अगर मुझे याद है तो एक शेर है, थक जाता हूँ रोज़ के आने जाने में। जी तो इन लाइनों में एक सिर्फ शायर का जो दर्द है वो नहीं है, बट ऐसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी की एक दास्तां है। थक जाता हूँ रोज के आने जाने में, मेरा बिस्तर लगवा दो मैं खाने में। तो इसमें मैं समझता हूँ मेरा आलस ज्यादा है, थोड़ा लेथार्जिक आदमी हूँ मैं। तो दर्द तो नहीं है वो किसी भी तरह का। मैक जी, हमारे यहाँ जो शायरी का खुदा कहलाए जाते हैं वो मीर तकी मीर है, जिन्हें सब खुदाए सुखन कहते हैं। उनका एक शेर है कि होगा किसी दीवार के साए में पड़ा मीर, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। तो ये शायरों की एक कमी है जो शायद उनके अंदर शायरी के बीज पैदा करती है कि वो जरा आलसी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं। तो उसी की बात है जो मैंने शायद अपने शेर में दोहराई है कि थक जाता हूँ रोज के आने जाने में, मेरा बिस्तर लगवा दो मैं खाने में। क्या बात है, बहुत खूब। बट फिर भी आप चाहे इसको बहुत प्यारे से अंदाज में कह दें कि ये बात सच नहीं, लेकिन जब आपने वो शेर लिखा होगा तो आई एम श्योर एक अलग आपके अंदर एहसास होगा। बहुत गहरी बात आपने उसमें कही है। अब तो आपको इतना यकीन है तो मुझे भी चलिए, आपने आप जो कुछ कुछ कहें यकीन आज दिला वो दिया है मान इस बात लेते। पर। मैं आपका यकीन तोड़ना नहीं चाहूंगा, मैं ही नहीं, यकीन आज कर तो हम लेता वो हूँ। सब मान लेंगे। बहुत 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 शुक्रिया उसके लिए। तो ये मुझे बताएं, आप बहुत जगह मुशायरों में जाते हैं या फिर कहीं और इवेंट्स में जाते हैं, तो जी जब आपने पहली बार ऐसे किसी के सामने अपना एक शेर या लिखी हुई लाइनें जो हैं वो पढ़ी थी, तो वो एहसास कैसा था आपके लिए उस वक्त? उस वक्त देखिए, एक कंफ्यूजन तो कहीं ना कहीं होता ही है कि हम जो सुना रहे हैं वो शायरी है भी या नहीं है। और वो वाकई शायरी थी भी नहीं, और ये हमारे बड़ों की और हमारे जिनसे हम सीखते हैं उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने हमारे टूटे फूटे लफ्जों पे दाद दी और हमारा ये भरम अब तक कायम रहने दिया। हमें इस वहम में मुब्तला रहने दिया कि हम शायरी करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा एहसास तो होता था कि जैसे कोई चीज है जो बाकियों से कुछ अलग है। अगर हम ये जो मिसरे बना लेते हैं, ये कोई एक पहले कुछ ज्यादा एक
करिश्माई सी चीज लगती थी, अब उतनी नहीं लगती, अभी क्राफ्ट ज्यादा लगता है। पहले उन बातों पे यकीन ज्यादा था, ये कि कोई इल्हामी काम है शायरी। इतने लोकप्रिय, इतने फेमस आप जो हैं वो शायर हैं, खास करके जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें आपकी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। मेरी खुशकिस्मती है ये। सिर्फ बास ताबिश साहब हमारे यहाँ बहुत बड़े शायर हैं, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मोहब्बत लोगों का एहसान होती है, हमारा हक नहीं होता। क्या बात है, ये इतनी खूबसूरत बातें आप कहते हैं। और दूसरे शायरों के भी जो शेर हैं वो आपको इतने अच्छे से याद हैं। आपको कब से शौक जो था वो, आपको दिलचस्पी कैसे आई कि आप बाकी शायरों की शायरी पढ़ें या उस तरह की किताबें पढ़ें? कैसे आपने अपने आप को तैयार किया? वो मजाज लखनवी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कुछ तो उसकी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। तो जो होना होता है वो आखिरकार हो ही जाता है। बहुत कम उम्र में मुझे ये शौक लगा, और शौक भी मैं नहीं कहता हूँ, अक्सर इसे बीमारी की हद तक लगा मुझे ये। मैं स्कूल में था कि जब से मैं तुकबंदियां करना शुरू कर चुका था। अम, कोशिश करते थे कि हर बात में तुक मिलाई जा सके। वो एक राइम का सेंस क्रिएट होने लगता है बहुत कम एज में। तो वो धीरे धीरे आप जब आगे की तरफ सफर करते हैं, जी। अपने कंटेम्प्रेरी पोएट्स को सुनते हैं, तो वो ढलने लग जाता है उसी अंदाज में सब कुछ। इतनी कम उम्र में बहुत कम लोग हैं वो हासिल कर पाते हैं जो आपने हासिल किया। आई थिंक उसमें सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हाँ आपकी बड़ी फॉलोइंग है वहाँ पर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सोशल मीडिया में लोग आपको इतना प्यार जो है वो देते हैं, क्या आप उसके लिए वक्त निकाल पाते हैं इतना? आपको कभी कभी लगता है बड़ा मुश्किल होता है ये करना? जी बिल्कुल, मैं अब बिल्कुल नहीं निकाल पाता हूँ। मैं सोशल मीडिया अब कई कई दिनों बाद देख पाता हूँ, सच बात यह है, जबकि सोशल मीडिया का ये एहसान है मेरे ऊपर। और मैं इसे भी अपनी खुशकिस्मती गिनता हूँ कि हम उस वक्त में हैं कि जहाँ हमें अपनी बात किसी तक पहुँचाने के लिए किसी स्टेज का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। वरना हमारे जो असातिज़ा थे वो सारी सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, शायरी लिखते रहे, और बुजुर्गी के में आते आते लोगों तक उनकी बात पहुंच पाती थी। आज इतना आसान है कि आप आज अगर कोई शेर कह रहे हैं, तो आप दुनिया के आखिरी कोने तक वो शेर उसी वक्त पहुंचा सकते हैं। तो हमने इसका फायदा उठाया, हम्म। और इसका हमें नतीजा भी मिला कहीं ना कहीं। तो अच्छा बताएं, आप इतने यंग हैं और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी शायरी को पसंद करते हैं, खास करके जो लड़कियां हैं वो तो बहुत मतलब इतनी खूबसूरती से आप उन्हें कहते हैं। तो कैसे आप हैंडल करते हैं इस तरीके का जो फैंडम है, और ख़ास करके जब लड़कियां कतार में खड़ी रहती हैं कि एक बार बात कर लें, जवाब दे दें, या कोई किस्सा आपको याद हो हमारे साथ जैसे में ज़रा आप शेयर दरअसल करें? बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत सकारात्मक हैं। हकीकत उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप सोच रही हैं। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि आपकी बात ऊपर वाला सुने और उसे हकीकत में तब्दील कर दे। आमीन। वाह क्या बात है! बातें तो आप ऐसे फिरा रहे हैं, मुझे लगता था कि मैं तो बहुत अच्छे से किसी का इंटरव्यू कर सकती हूँ, बट आज तो ऐसे लग रहा है कि चिराग शर्मा एकदम उसमें ही नहीं आ पा रहे हैं नहीं नहीं, एकदम। मैं आप हकीकत बहुत बता रहा प्यार हूँ। से बात करते मैं हैं। हकीकत में, ये ही सच है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा शोहरतों से मैं घिरा हुआ हूँ, और मैं बहुत ज्यादा शोहरतों का तलबगार भी नहीं हूँ। जी। जितना है जैसा है काफी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इससे ज्यादा जो जो शोहरत है वो शायद मेरी शायरी के रास्ते में अड़चन बन सकती है। ये भी बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं मिलना चाहिए किसी को जी। कुछ। लेकिन अब आई हुई शोहरत को तो नहीं लौटाया जा सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम थोड़ा और ईमानदारी से, थोड़ा वक्त लेके करता रहूं, और उसके बाद फैसला हो। एक बात मुझे बताएं और दिल से बताएं, जब हम्म। शायर अपनी लाइनें लिखते हैं, अपने शेर लिखते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं आप जाके उसे मंच पे, और स्टेज पे उसका एक अलग किस्म का रिएक्शन ऑडियंस से आता है, सोशल मीडिया पे अलग से आता है, जब किताबें लिखते हैं तो उससे अलग से आता है। तो आपको किस तरह से जो आपके प्यार करने वाले हैं या आपकी शायरी को पसंद करने वाले हैं, उनसे आपको किस मीडियम से कनेक्ट करने में सबसे अच्छा लगता है? देखिए, शायरी थोड़ा सा जाती मामला है। मतलब लोग अक्सर ये समझते हैं कि हम जो शेर मुशायरे में सुना रहे हैं वो हमने उस मुशायरे के लिए कहा होगा, या हम उस मुशायरे के लिए लिख कर लाए होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता।
शायरी शेर जब कोई वजूद में आ रहा होता है तो मुझे तो ख्याल नहीं होता है कि ये मुशायरे में पढ़ने के काम आएगा या नहीं आएगा। होता ये है कि कोई ऑब्जर्वेशन होती है, बाज़ औक़ात आपकी कोई मुशाहिदा होता है कि आपने कुछ ऐसा देख लिया है जो आपको बहुत देर तक उलझाए हुए है या परेशान किए हुए है, तो वो सिंथेसिस होता है हमारे जहन में। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोगों के काम का हो जाता है, कभी कभी सिर्फ अपने काम का हो जाता है। आज भी हमारी या किसी जी भी शायर की जो बेशतर शायरी है, उसकी शायरी का बड़ा हिस्सा है, वो सिर्फ उसके ही काम का रह जाता है। जैसे नाकाम शायरी में गिन लिया जाए, और एक छोटा सा हिस्सा है जो लोगों के लिए रिलेटेबल हो जी जाता है, उनके काम आ जाता है, और वो एक सोशल कॉन्शियसनेस का हिस्सा जी बन जाता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल पोइट्री कहते हैं, नफ्सियाती शायरी जी कहते हैं। तो उसे बस लोगों को समझते रहने का काम है, उन्हें देखना, उन्हें समझना, और फिर उन्हीं की बात जी को उन्हीं तक लौटा देना। ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे हम होके गुजरते हैं। जब एक शायर लिखता है तो क्या उसके दिल में भी उतनी ही मोहब्बत होती है किसी के लिए, या जैसे लोग कहते हैं कि आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं जब आपका दिल बहुत टूटा हो, उसके बाद ही आप गहरी शायरी कर सकते हैं, तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका दिल ये टूटा बात हो? ये बात मुझे काफी हद तक सच लग रही है। क्यों? मैं ज्यादा सेंटिमेंटल हूँ, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होना या सेंटिमेंटल होना शायद जरूरी है। जैसे हम किसी वाकये को देख रहे हैं, सड़क पे कोई हादसा हुआ है, तो मैंने देखा है ऐसे लोगों को भी कि वो किसी सड़क पे अगर हादसा हो जाए तो उस सड़क से गुजर जाते हैं बहुत आसानी के साथ। मेरे लिए ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल काम है कि अपने आंखों के सामने आप एक हादसे को देखकर इतनी जल्दी भुला कैसे पाते हैं। तो यही चीजें हैं, शायद एक शायर जरा ज्यादा हसास होता है, और शायरी भी एहसास की ही तर्जुमानी है। तो ये बात सच है कि हो सकता है कि मेरा सच हो, बाकियों का सच ना हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, कि थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पोएट्स किसी भी चीज को लेकर। तो आपकी शायरी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं टूटे हुए दिल की आवाज है? कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। मैं मानता हूँ कि शायरी आ, ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक्सरे नहीं है, कि पाँव का ही एक्सरे होना है या हाथ का ही एक्सरे होना है। वो एक फुल बॉडी एमआरआई है, मतलब पूरी जिंदगी का नक्शा आप उसमें उकेरते हैं। जैसे कोई भी गमजदा भी शख्स हो, उसकी जिंदगी में कुछ मौके तो खुशी के भी आते हैं, तो शायरी में भी आनी चाहिए। आपकी जिंदगी की हकीकत होना चाहिए शायरी। और मेरी शायरी में आपको बेशतर मौके ऐसे मिलेंगे जहां मैं आपको हंसता जी हुआ ही नजर आऊंगा। रोने के मौके मेरी शायरी में बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि जिंदगी में भी कम है। ऑल थैंक्स टू गॉड, नेचर। ऐसा नहीं है मेरे साथ कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मैं शायरी में भी परेशान नजर आने की कोशिश नहीं करता हूँ। हमारे जो बड़े शायर हैं, मीर हैं या गालिब हैं, उनके यहाँ भी हमें ऐसे शेर पढ़ने को मिलते हैं जिन्हें सुन के बेसाख्ता हंसी आ जाती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो कोई कॉमिक है। शायर की तस्वीर ये बना देना कि वो रोता रोता रहता है, मैं इससे नहीं एग्री कर पाता हूँ अक्सर। ये जिंदा दिली की आपने बहुत अच्छी मिसाल कही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आप गम में ही डूबे हैं तो ही आप अच्छी शायरी कर सकते हैं, बट अच्छा आपने याद दिलाया कि हर शायर हमेशा गमगीन बातें कहे, वो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी तो नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप आर्टिफिशियली, अगर आप उदास भी ना हो और आर्टिफिशियली आप खुश भी ना हो। मैं ये समझता हूँ कि शायरी को हकीकत की तस्वीर बना लीजिए। आप जिस वक्त जैसे हैं, उस वक्त कहा हुआ शेर आपका वैसा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा सच्चा होगा। और जो चीज सच्ची होती है वो वैसे भी अच्छी लगती है। तो जब जैसा आप महसूस करें वैसा आप कह दें। शायरी में हर बात कही जाने की इजाजत होनी चाहिए, अलबत्ता बस बात किस तरह से कही जानी है ये मालूम हो। हम वसीम बरेलवी साहब का बहुत अच्छा शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इस सलीकेमंदी का नाम ही शायरी है। आपको बस इस बात का एहसास हो कि क्या बात कहाँ कहनी है, तो वो परफेक्ट है। आपके अपने कौन से ऐसे शायर हैं या लिखने वाले हैं जिनका बहुत ज़्यादा गहरा असर आपके जो है वो आपके व्यक्तित्व पे पड़ा हो और फिर आपकी लेखनी में आया हो, तो वो कौन से लोग हैं? ये सवाल बहुत छोटा सा है सुनने में, लेकिन इसका जवाब कई गुना लंबा होता है अमूमन, क्योंकि बहुत सारे शायर हैं ऐसे। इवन हम हर पीरियड में ऐसे कम से कम 10-10 20-20 शायरों का नाम गिना सकते हैं।
कि अगर आप क्लासिकल पोइट्स की बात करें तो उसमें कम से कम 10 शायर तो ऐसे हैं ही जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरे ऊपर। मीर गालिब का नाम लेना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो तो पहले से सिलेबस का हिस्सा है, वो तो शामिल है, शामिल सफ़ है। मैं इंशाअल्लाह खान इंशा को बहुत पसंद करता हूँ, दाग दहलवी को बहुत पसंद करता हूँ। ऐसे शायर जो जिनका जिनकी शायरी में ज़बान का क्राफ्ट ज़्यादा नज़र आता है, मुझे उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और अगर आप मॉडर्न पोइट्स में बात करेंगे तो मुझ पे बशीर बद्र का बहुत बड़ा असर हुआ है। मुझे बशीर बद्र साहब को पढ़ना बहुत पसंद था शुरुआत से लेकर अब तक। और अगर उन शायरों की बात करूं कि जो हमारे स्टेजेस पे हमारी आंखों को देखे सीनियर्स हैं, जिनके साथ हमने स्टेज शेयर किया है, जिनसे मुलाकातें हुई हैं, उन लोगों में अगर मैं नाम लूं तो जिन शायरों का सबसे ज्यादा मेरे ऊपर असर हुआ, जिनकी शायरी का और जिनकी सोहबत का और जिनकी शख्सियत का, वो हैं फहमी बदायूनी साहब, फरहत एहसास साहब और शारिक कैफी साहब। इन तीनों का मजमूई तौर पे मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ, और न सिर्फ मेरी शायरी पे भी, मेरी शख्सियत पे भी। क्या बात है। और आप यहाँ आएंगे सिंगापुर तो हम लोग और खूब सारी बातें भी करेंगे। 7 तारीख को आप सिंगापुर आ रहे हैं, सिंगापुर जी। स्विमिंग क्लब में जो है आप और बाकी शायर भी आपके साथ में होंगे। बहुत ही एक खूबसूरत मुशायरा जो है वो होने जा रहा है। तो जिन जी। लोगों ने अभी तक टिकट्स नहीं खरीदे हैं, आप अपने टिकट ज़रूर खरीद लें। चिराग शर्मा जी होंगे वहाँ पे, और भी 5 शायर और मौजूद होंगे। जी। हम सब उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप यहाँ आएँ, आपसे मुलाकात करेंगे, खूब सारी और बातें भी करेंगे। जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या पढ़ना चाहेंगे? मैं दो तीन शेर सुना देता हूँ। अब आपने मेरी तस्वीर एक उदास शायर की बना दी है, तो मेरा फर्ज बन गया है कि मैं आपको कुछ उदासी से मुतालिक शेर सुना दूं। अदरवाइज मैं कुछ और सुनाता आपको। मैं कुछ दो तीन शेर हैं ये गजल से, ये मुलाहिजा कीजिए। मेरे सहरा पर नहीं होती अगर बारिश न हो। सहरा माने रेगिस्तान, डेजर्ट। मेरे सहरा पर नहीं होती अगर बारिश न हो, लेकिन इतना हो कि फिर फूलों की फरमाइश न हो। लेकिन इतना हो कि फिर फूलों की फरमाइश न हो, और जिंदगी करती है मेरे साथ रोजाना मजाक। जिंदगी करती है मेरे साथ रोजाना मजाक, और मजाक ऐसा कि हंसने तक की गुंजाइश न हो। और मजाक ऐसा कि हंसने तक की गुंजाइश न हो। इतने अफसरदा नहीं है हम कि कर लें खुदकुशी। इतने अफसरदा नहीं है हम कि कर लें खुदकुशी, और ना इतने खुश कि सच में मरने की ख्वाहिश ना हो। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो आपसे मच। मैं बहुत सारी बातें और करना चाहती हूँ, मगर वक्त उसकी इजाज़त नहीं देता है। आई होप कि आपको भी मुझसे बात करके उतना अच्छा ट्राई बिल्कुल ना लगा हो, बिल्कुल। बट थोड़ा बहुत अच्छा नहीं, ज़रूर लगा उतना होगा। नहीं, मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगा। आप बहुत ही मुखलिस, बहुत हम्बल, बहुत जिंदा दिल शख्स हैं। मुझे वाकई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करने में बहुत इंतजार करना पड़ा मुझे। उस इंतजार का लुत्फ लेके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाकी सारी बातें अगली मुलाकात तक मुलतवी की जाए, और इससे ज्यादा वक्त लेकर आपसे जी। बात की जाएगी, मुलाकात की जाएगी। एक बहुत अच्छा शेर है शहजादा गुलरेज साहब का, कि बजाए आंखों में, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है। बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। तो कोई बात नहीं, आपने मुझे ये इंतजार की सुनहरी घड़ियां फराहम की, इससे इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।